अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सब्जेक्ट है, उसका नाम आपको बता देता हूँ, अपने बारे में कुछ बातें आपको बता देते हैं, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट है, उसका नाम है कैप फॉर बिजनेस लॉ डायनेमिक्स, ठीक। ये हमारे सब्जेक्ट का नाम है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है एडवोकेट स्वाले सोरठिया, ठीक। दैट्स माय नेम। आपने किया क्या है, क्या करते हैं, क्या करते रहे हैं जिंदगी में? मैंने LLB किया, ACCA किया, मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में, और PIFA किया, दैट इज पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड अकाउंटेंट, LLM किया। ये सारी चीज़ें मेरी एकेडमिक किए हैं, ठीक। फिर सर इसके अलावा आप क्या कुछ कर रहे हैं, कितने टाइम से पढ़ा रहे हैं? CA को पढ़ाते हुए ऑलमोस्ट कोई 7 ईयर्स हो गए, 7 to 8 ईयर्स हो गए, और ICMA को पढ़ा रहा हूँ लॉ, A-levels को लॉ पढ़ा रहा हूँ, मतलब सिर्फ लॉ ही पढ़ा रहा हूँ हर जगह पर। तो अच्छा, ICMA में पूरे पाकिस्तान में 2 बार जो है वो मेरिट सर्टिफिकेशंस आए हुए लॉ में मेरे स्टूडेंट्स की। तो दैट्स ऑल अबाउट मी। मैं एक कॉलेज का प्रिंसिपल रहा हूँ, लास्ट 8 ईयर्स था। आई वाज द यंगेस्ट प्रिंसिपल इन द हिस्ट्री ऑफ कराची। तो ये सारी चीज़ें जो मैं कर चुका, कर लिया, और अब आपके सामने ये करने जा रहा हूँ, जो कि कैप 4 का सब्जेक्ट है। सर ये बिजनेस लॉ डायनेमिक्स जो है, इसमें है क्या, पहले कैसा था ये सब्जेक्ट, अब ये सब्जेक्ट कैसा है? देखिए, पहले ये सब्जेक्ट जो था ये 2 हिस्सों पे डिवाइडेड था, अब भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट के नाम से था। कैप 4 था, दैट इज बिजनेस लॉ, और एक था कैप 7 जो कि कंपनी लॉ था। इन दोनों सब्जेक्ट्स को मर्ज कर दिया गया। अब पहले हम ये बता दें आपको कि पहले ये सब्जेक्ट में था क्या। ये सब्जेक्ट था हमारे पास, दैट इज कैप 4 और कैप 7, ठीक। ये सब्जेक्ट इस तरह से था। इसका नाम था दैट इज बिजनेस लॉ, और इसका नाम था आपका कंपनी लॉ, ठीक है। ये इन 2 सब्जेक्ट के अलग अलग नाम थे। अब ये जब से बिजनेस लॉ डायनेमिक्स बन गया BLD, तो ये क्या हो गया, ये दोनों एक ही मर्ज हो गए ये सब्जेक्ट्स। अब सर ये बिजनेस लॉ डायनेमिक्स नाम इन्होंने कैप 4 ही रखा हुआ है। सर फर्क कितना आया है? पहले यहां पर जो चैप्टर्स हुआ करते थे वो थे 18 चैप्टर्स और 12 चैप्टर्स। अब क्या हो गया, अब ये हो ऐसा गया BLD पे। जब से BLD आया, इसके चैप्टर्स हो गए, अब इसको 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। पहले इसको 2 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, अब इसको 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। अब सर ये जो 2 सेक्शंस हैं वो कैसे हैं? एक है हमारे पास सेक्शन A और दूसरा है हमारे पास सेक्शन B। सेक्शन A 50 मार्क्स का है, सेक्शन B 50 मार्क्स का है। कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने सेक्शन A यानी बिजनेस लॉ पास कर लिया होगा और अब कंपनी लॉ का इनको पेपर देना होगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे उनका कंपनी लॉ पास हो गया होगा और अनफॉर्चुनेटली बिजनेस लॉ पास नहीं हुआ होगा,
तो वो फिर 50 मार्क्स का पेपर देगा। लेकिन जो पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं वो तमाम के तमाम लोग पूरा का पूरा BLD का पेपर देंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वो तमाम लोग कितने मार्क्स का पेपर देंगे? पूरे 100 मार्क्स का पूरा BLD का पेपर देंगे। अब सर ये जो सेक्शन ए है ये किससे रिलेट करता है? ये सेक्शन ए आपका रिलेट करता है बिजनेस लॉ से, और जो सेक्शन बी है वो रिलेट करता है आपके कंपनी लॉ से। सर यानी कि अगर मैं ये दो सब्जेक्ट्स पढ़ूंगा तो पेपर में कहीं मिक्सचर तो नहीं आएगा कि एक क्वेश्चन बिजनेस लॉ का पूछ रहा है तो दूसरा क्वेश्चन कंपनी लॉ का है तो तीसरा क्वेश्चन फिर कंपनी लॉ का है फिर बिजनेस लॉ का, यानी एक पार्ट बिजनेस लॉ दूसरा पार्ट हो सकता है कंपनी। सर ये तो कंफ्यूजिंग नहीं हो जाएगा? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। है क्या? सेक्शन ए के अंदर सिर्फ बिजनेस लॉ की ही बातें पूछेगा। आपको पता है मैंने इसी क्राइटेरिया में के अंदर रहते हुए इसको आंसर करना है। और सर सेक्शन बी में क्या है? सिर्फ कंपनी लॉ की बातें पूछेगा और कोई बात नहीं करेगा आपसे। सर एमसीक्यूज पहले कितने आते थे, क्या होता था? एमसीक्यूज के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। पहले जो एमसीक्यूज आते थे, पहले ये पूरा सब्जेक्ट 100 मार्क्स का था और ये सब्जेक्ट भी पूरा आपका 100 मार्क्स का था, यानी कि दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स आपके 100 मार्क्स के थे। अब क्या हो गया? अब ये 50 मार्क्स का हो गया, ये 50 मार्क्स का हो गया। पहले यहां पर जो एमसीक्यूज होते थे वो थे 15 मार्क्स के, और यहां पे भी एमसीक्यूज। मैं आपको ये पूरा पेपर पैटर्न एक बार बता रहा हूं, आपको पता होना चाहिए पेपर पैटर्न। अब क्या हो गया? अब ये 10 मार्क्स के एमसीक्यूज पूछता है यहां से और 10 मार्क्स के एमसीक्यूज यहां से। सर कंपैरेटिवली ये जो हमारे 10 मार्क्स के एमसीक्यूज यहां से और 10 मार्क्स के एमसीक्यूज यहां से, अब ये एमसीक्यूज कितने मार्क्स के होंगे? 1 नंबर का, 2 नंबर के, 1.5 नंबर का? ये एग्जामिनर की मर्जी है। वो आपको 1 नंबर का एमसीक्यूज भी पूछे, 1.5 नंबर का भी, 2 नंबर का भी, पास में उसने 2.5 नंबर के एमसीक्यूज भी पूछा है। लेकिन मेजॉरिटी वो एमसीक्यूज कितने मार्क्स का पूछता है? 1 नंबर या 1.5 नंबर, बहुत हो गया। ठीक है, तो जरूरी नहीं यहां पे आपको 10 मार्क्स में 10 एमसीक्यूज होंगे, यहां पे 10 मार्क्स में 8 एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, यहां पे भी 10 मार्क्स में 8 एमसीक्यूज भी हो सकते हैं। सर एमसीक्यूज कंपैरेटिवली आसान होते हैं, जितनी आप क्लासेस मेरे साथ लेते जाएंगे वो सारे कॉन्सेप्ट्स के अंदर आपके एमसीक्यूज होंगे। तो इसका मतलब पास करना और आसान हो गया, क्योंकि यहां के 10 नंबर और यहां के 10 नंबर, पहले एमसीक्यूज में सिर्फ 15 नंबर होते थे और वो 15 नंबर में एमसीक्यूज आपको पता ही नहीं लगता था कि सर, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल ज्यादा था, 2.5 नंबर का एमसीक्यूज भी पूछ लेता था, 2 नंबर का भी। अब 2 नंबर के एमसीक्यूज इतने ज्यादा पूछेगा नहीं, बेसिक लेवल के एमसीक्यूज पूछेगा 1-1 नंबर वाले। तो जितने 1-1 नंबर वाले बेसिक लेवल के एमसीक्यूज होंगे तो आपको यहां पे मार्क्स गेन करना कंपैरेटिवली ज्यादा आसान हो गया है। और सर ये वाली कंफ्यूजन भी खत्म हो गई कि बिजनेस लॉ का सवाल कैसे पता लगेगा, और सेक्शन ए में बिजनेस लॉ होगा, सेक्शन बी में आपका कंपनी लॉ होगा। तो ये वाली कंफ्यूजन भी खत्म। सर अगर किसी बच्चे ने यहां पर 20 नंबर स्कोर किए और यहां पे 35 नंबर स्कोर कर लिए, वो पास हो गए या नहीं? वो पास है नहीं, क्योंकि अब ये पूरा सब्जेक्ट एक ही है। डन हो गया? पक्की बात है? अब आप लिख लें इसको अपने पास। आपके पास एक प्रॉपर रजिस्टर होना चाहिए, प्रॉपर साफ सुथरा अच्छा सा रजिस्टर होना चाहिए। ये आखिरी पन्नों पे निकाल के लिखना नहीं शुरू करना। सर ओवरऑल इस सब्जेक्ट का डिफिकल्टी लेवल कैसा है? याद आपको बहुत कुछ रखना पड़ेगा, लेकिन कंपैरेटिवली ये बाकी सब्जेक्ट से मैं ये समझता हूँ ये आसान है पास करना। सर आप पढ़ा रहे हैं इसलिए आप कह रहे हैं, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि अगर ये आसान नहीं भी हुआ तो मैं इतने टाइम आपको रिपीट करूँगा चीज़ें कि आपको याद हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, बस आपने रेगुलर आना है और फोकस करना है। एक साफ सुथरा रजिस्टर रखेंगे अपने पास।
ये जितने लोग आखिरी पेज पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा आपने नहीं करना। एक दूसरे को देखे नहीं, हाँ, आपने साफ सुथरा आप रजिस्टर रखेंगे ताकि आपको घर जाके इस चीज को देखने को भी दिल करे। ठीक, जितनी बातें मैं करता जाऊंगा और आपको वो मुनासिब बातें लगेंगी तो आप लिखते जाएंगे। अब सर मैं आपको हर चीज बताऊंगा और उसके बारे में एग्जाम्पल्स बताऊंगा। जैसे फर्ज कर लेते हैं हम कोई बात टॉपिक के अंदर से कंसिडरेशन की कर रहे हैं, तो मैं कंसिडरेशन के ऊपर आपको एग्जाम्पल्स बताता जाऊंगा। आप क्या करेंगे, आप उन एग्जाम्पल्स को अपने पास जितनी शॉर्ट में लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं आप लिखिएगा। सर मैं आपकी कहीं भी एग्जाम्पल्स क्यों लिखूंगा? अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूंगा आपको क्लास की, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूंगा किसी बिजनेस की, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूंगा किसी मंगनी की, तो कोई भी एग्जाम्पल। अब आप बोलेंगे सर ये एग्जाम्पल ही लिखने आया हूं मैं, मेरा पूरा पढ़ने पे से फोकस ही आउट हो जाएगा। आप ये एग्जाम्पल्स इसलिए लिखिएगा क्योंकि आपका एग्जामिनर आपको सिनेरियोज बना के देता है और वो सिनेरियोज इन एग्जाम्पल्स के ऊपर ही बेस करते हैं। तो सर वो सिनेरियोज की एग्जाम्पल और इस सिनेरियो की एग्जाम्पल में फर्क नहीं होगा। देखिए वो शख्स भी है तो पाकिस्तानी, देसी बंदा होगा जो आपके पेपर बना रहे हैं, हम भी देसी हैं, उसने भी हो सकता है रोडों पे जिंदगी गुजारी, हमने भी मुनासिब भी गुजारी है। तो कमोबेश एग्जाम्पल्स, कैटेगरीज, सिनेरियोज सेम ही होंगे। आपको बस उसके अंदर की बात समझ आ गई ना अगर, तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं है। आपको उस सिनेरियो में लॉ की एप्लीकेशन समझ आ जानी चाहिए। ठीक सर, हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ये लिख लिया है। ठीक है, आप एक एक बात लिखते जाएंगे। सर हम स्टार्ट कहां से करेंगे? हम आज जो स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे सेक्शन ए से। सर हमारी कोशिश क्या होगी? हमारी कोशिश ये होगी कि हम बिजनेस लॉ को स्टार्ट करें और पहला वीक हम बिजनेस लॉ पे लगा दें, सेकंड वीक हम कंपनी लॉ पे लगा दें। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम 2 दिन बिजनेस लॉ पढ़ेंगे और 2 दिन कंपनी लॉ। इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम ले लेंगे ताकि हमें चीजों को अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए कि बिजनेस लॉ में हम क्या बातें कर रहे होंगे और कंपनी लॉ में हम क्या बातें कर रहे होंगे। पहला वीक आपका सेक्शन ए के लिए, फर्स्ट 1 वीक एंड देन सेकेंड वीक। उसके बाद 2 क्लासेस इसकी, 2 क्लासेस इसकी। डन। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम सेक्शन ए से बिजनेस लॉ में। ओके चलो जी, बिजनेस लॉ में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2, ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। लिख ले अपने पास। इस चैप्टर नंबर 2 में सारी बेसिक चीजें हैं। नंबर 2 आपका लेक्चर नंबर 1। ठीक है, दिख रहा है ना आपको? नहीं दिख रहा तो क्या? ठीक है भाई, चैप्टर का नाम क्या है? ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड
रेवोकेशन, ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन। ब्लैक मार्कर दिख रहा है या नहीं? ठीक है जी। ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। अब आप अपने कैफ 4 की सबसे पहली बात समझने और सुनने जा रहे हैं। सुनते हैं। आपने कभी वर्ड सुना है प्रॉमिस का? है? किए भी होंगे? हैं? अभी एज क्या है तुम्हारी? 17 के पूरे हुए नहीं, बोला निभाए भी होंगे। भैया प्रॉमिस एक वर्ड होता है, इसे हम कहते हैं एग्रीमेंट। किए? एक वर्ड होता है उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो 3 वर्ड्स आपके सामने लिखे हैं, इन तीनों वर्ड्स को आपने सुना जरूर है। हो सकता है आपने ये वर्ड्स इस्तेमाल भी किए हो कहीं ना कहीं, लेकिन सर क्या इन तीनों वर्ड्स का मतलब सेम है या अलग अलग है? इन तीनों वर्ड्स के मतलब अलग अलग हैं, लेकिन आज तक आपके लिए वर्ड सेम होंगे। आप कोई भी वर्ड यूज कर लेते होंगे कहीं पर भी। ठीक है, मैं आपको सिर्फ स्टार्ट करने जा रहा हूं इस वर्ड प्रॉमिस से। हम अपने सब्जेक्ट का स्टार्ट कहां से करने जा रहे हैं? प्रॉमिस से। और ये प्रॉमिस आपको अपने साथ भी करना पड़ेगा कि जो मैं कह रहा हूं वो डेली आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आपका पेपर इंशाल्लाह निकालना मेरी जिम्मेदारी है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कहां से? वर्ड प्रॉमिस। चलें जी, प्रॉमिस कैसे कहते हैं? प्रॉमिस कहते हैं इस लैंग्वेज में, लॉ की लैंग्वेज में, दैट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? प्रॉमिस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मींस प्रॉमिस। जैसे कि सर हमारे पास एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। एक बंदा है मिस्टर ए। सर मिस्टर ए का मतलब क्या है? मैं जब भी कभी कोई एग्जांपल यूज करूंगा तो मैं कोई अल्फाबेटिक नाम दे दूंगा किसी भी बंदे को। अब ये ए का मतलब आसिफ हो सकता है, अम्मार हो सकता है, आमना हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मिस्टर ए, मेक श्योर कीजिएगा आप यहां देख रहे हैं, इसका मतलब है दैट इज कम्युनिकेशन। मिस्टर ए कम्युनिकेट कर रहा है मिस्टर बी को। क्या कम्युनिकेट कर रहा है? मेरे पास एक कार है और मैं वो कार बेचना चाहता हूं ₹25,100,000 में। 25 लाख रुपए में बेचना चाह रहा हूं। ये कौन कह रहा है? ए मिस्टर बी से। बी मतलब बासित, बिलाल, कोई भी अल्फाबेटिक हो सकता है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर मिस्टर ए ऑफर कर रहे हैं अपनी कार के बेचने के लिए मिस्टर बी को 25 लाख रुपए में? और अगर मिस्टर बी ये कह देते हैं कि मैं आपकी कार खरीदने को एक्सेप्ट कर रहा हूं, आप 25 लाख में बेच रहे हैं, मैं 25 लाख में ही खरीदने को तैयार हूं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया मिस्टर बी की तरफ से? एक्सेप्टेंस। क्या हो गई ये? एक्सेप्टेंस। तो एक बंदा वो है जो कि ऑफर कर रहा है और दूसरा बंदा वो है जो कि एक्सेप्टेंस दे रहा है। इसे हम क्या कहते हैं? सर इस पूरे सिनेरियो को, इस पूरे प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? प्रॉमिस। ए और बी के बीच में क्या हो रहा है? वादा, प्रॉमिस हो रहा है। यस और नो? एक बंदे ने किया ऑफर और दूसरा बंदा उसी ऑफर को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। इसे हम क्या कहते हैं?
इसे हम कहते हैं प्रॉमिस। दिखेगा तुम्हें? पक्की बात है? अच्छा, लेकिन शाबाश, लिखो लिखो लिखो। अब सर अब लिखते जाएंगे हम। ब्रदर लिख नहीं दे? शाबाश। इतना साफ सुथरा लिखना, जितनी शक्ल पे सफाइयां कर रहे हो ना, उतना उतना साफ लिखना है अपने रजिस्टर में। चलें जी, अब सुना सर, यहां पर मिस्टर ए कौन है? ऑफर करने वाला। The person who is making an offer is called शाबाश, ऑफरर। क्या कहलाता है? ऑफरर कौन होता है? जो बंदा ऑफर करता है। To whom offer is made, जिसको ऑफर दी जा रही है वो कौन कहलाएगा? ऑफरी। जिसको ऑफर दी जा रही है वो बंदा कौन कहलाएगा? ऑफरी। यस और नो? सर ये जो वर्ड ऑफर है, इस वर्ड ऑफर को प्रोपोजल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो वर्ड आपका ऑफर है, इस वर्ड ऑफर को किस नाम से जाना जाता है? प्रोपोजल। प्रोपोजल का मतलब भी ऑफर ही है। मैंने इनको प्रपोजल भेजा। व्हाट इज दिस? मैंने इनको ऑफर भेजी। कैसे नो? तो सर अगर मैं इसे प्रपोजल कहूं तो फिर प्रपोजल देने वाला शख्स क्या कहलाएगा? प्रपोजर। हाँ या ना? और ये कौन कहलाएगा? प्रपोजी। हाँ या ना? अब यहां देखिएगा, ए ने बी से वादा किया है मैं तुम्हें कार बेचूंगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं वादा करने वाला शख्स कौन कहलाता है? प्रॉमिसर। किसी भी नाम से एग्जामिनर यूज करेगा, आप पकड़ लेंगे, बोला अच्छा यहां आ जाओ। ये सुनो। और सर जिससे वादा किया जा रहा है? प्रॉमिसी। और जब ये बोले मैं वादे आपका कबूल कर रहा हूं, भैया वादा जब कबूल हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये बंदा कौन है? तो जो प्रॉमिसी होता है वो एक्सेप्टर भी कहलाता है। एग्री करते हैं? लिखते जाएंगे। ठीक है, तो जो बंदा ऑफर कर रहा होगा क्या कहलाएगा? ऑफर। दूसरे वाला ऑफरी, फिर प्रपोजर और प्रपोजी, देन प्रॉमिसर, प्रॉमिसी। और प्रॉमिसी इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेप्टर। हाँ या ना? आसान हो गई बात? अब समझते हैं बात। सर अब ना प्रॉमिस के अंदर आपने दो वर्ड्स यूज किए हैं, वन इज ऑफर एंड द अदर वन इज एक्सेप्टेंस। आपकी किताब ऑफर के बारे में सिर्फ क्या बातें करती है, सिर्फ उसके बारे में समझते हैं। तो आज का और शायद कल का हमारा दिन सिर्फ ऑफर के बारे में बात करते हुए ही गुजर जाएगा।
तो पहले हम ऑफर को समझेंगे, फिर हम किसे समझेंगे? एक्सेप्टेंस समझ लेंगे तो हमें क्या समझ आ जाएगा? प्रॉमिस। प्रॉमिस समझने के बाद हम क्या समझेंगे? एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट समझने के बाद हम क्या समझेंगे? और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब आपको पता लग गया तो आप पहुंच जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। तो इसका मतलब मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए इसको समझने के लिए। सबसे पहले हम प्रॉमिस को समझेंगे, और प्रॉमिस को समझने के लिए पहले कम ऑन स्पीक इट आउट, ऑफर को समझेंगे, फिर एक्सेप्टेंस को, उसके बाद एग्रीमेंट, देन कॉन्ट्रैक्ट, और फिर हमें पता लग जाएगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है क्या। अरे वो सोच। अब जरा सुनते हैं सर, इसका मतलब बिजनेस लॉ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो ये बेसिक पता होगी तो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर्स भी समझ लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, हमें ये तो पता हो कॉन्ट्रैक्ट कहते किसे हैं, तो जब समझेंगे तो फिर इंशाल्लाह सब पता लग जाएगा। अब स्टार्ट कर रहे हैं कहां से? ऑफर क्या है? ऑफर की मैं यहां पर डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप भी लिखते जाएंगे साथ साथ। When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything, comma, with a view to obtaining an assent of such act or abstinence. है? पिक्चर लेकर मतलब फिजिकल वाला मजा तो नहीं आएगा ना। तो फिर घर जाके किसी अपने उससे आप लिखवा दिया लिखेंगे या तो शूटर सही है। घर जाके कैसे लिखोगे? तो ऐसे लिखवाऊंगा और क्या करूँगा? ये भी सही है। पैसे भी लेती होगी, बोलो लिखने के पैसे, फ्राइज लेके आया, पास्ता ले आया, वो अलग है। अच्छा ओके जी, मैं रीड कर रहा हूं ताकि आपको पता भी लग जाए। When one person signifies to another his willingness to do or abstain, abstain, or abstain from doing anything with a view to obtaining an assent of such act or abstinence. समझ आ गई? हाँ? नहीं है ना? अब अल्लाह का शुक्र नहीं है आपको, वरना तो आप लोग अगर समझ आ जाता तो आप लोग उठ के ही चले जाते। आप बोलते फायदे ही क्या इससे पढ़ने का, सब तो हमें आ गए, हम तो समझ लेते ही है, फिर तो मेरा मकसद ही बेकार था। तो अल्लाह के शुक्र, कोई ऐसा जिसको आ गया हो?
तो वो उठ के जा। चले जी, अब सबसे पहले आसान सा काम क्या करें, जितनी डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और उनका मतलब लिखते हैं। आप क्या करेंगे, ये तो मैं आपको पहली क्लास में बता रहा हूं, हर क्लास में मैं आपको डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज के मतलब बताऊंगा, लेकिन आपको ये याद नहीं दिलाऊंगा कि एक ग्लॉसरी बनाएं और वहां पर जाकर वो सारे वर्ड्स के मतलब लिखते जाएं। जैसे कि आप आए, सुभान अल्लाह, ये भाई सिग्नेचर की देखो, आप प्रैक्टिस कर। ये आई लव यू तो नहीं आ जाएगा ना। शी लव्स मी नॉट, ITB कैलकुलेशन, पता नहीं क्या क्या चल रहा भाई का, कहां बनाएगा भाई ग्लॉसरी। चलो फर्ज कर लेते हैं ये भाई ने 4 सफ़े छोड़ दिए पीछे से, और ये यहाँ पे ग्लॉसरी बनाई, यहाँ पे लिखा वर्ड, यहाँ लिखे मीनिंग्स। ये जितने भी मैं आपको वर्ड्स बताऊंगा ये लॉ की टर्मिनोलॉजीज होंगी, वो लॉ की टर्म्स आप यहाँ पे लिखते जाएंगे, इसके मतलब आपके सामने होंगे। आपने क्या करना होगा, जब आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स कर रहे होंगे ना, तो आप उन वर्ड्स को यूज करते जाएंगे, तो एग्जामिनर को ऐसा लगेगा ये जर्नल स्टेटमेंट्स नहीं लिख रहा, ये लॉ की टर्म्स यूज करता है, इसका मतलब ये लॉ की वर्डिंग जानता है। तो ये ग्लॉसरी आपको यूज करनी है, मैं आपको बताता जाऊंगा। अब यहां पे बहुत सारे वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को हम पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करके आप घर जाके लिखेंगे। अभी तो आप अपने बस वहीं पे मतलब लिखते जाएंगे, लेकिन घर जाके आप वो पूरी ग्लॉसरी बनाते जाएंगे डेली। समझ आ गई बात? ये पकड़ो भाई। चलो अब यहां देखें, सबसे पहले वर्ड्स एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। एक वर्ड है, आसान सा वर्ड है, सिग्निफाइज। सिग्निफाइज एक वर्ड है, विलिंगनेस, ये आपको पता होना चाहिए। एक वर्ड है एब्स्टेन, एक वर्ड है एसेंट और एब्स्टिनेंस। ठीक है, अब जरा सुनते हैं। पहला वर्ड है सिग्निफाइज, का मतलब होता है टू कम्युनिकेट। सिग्निफाइज मींस टू कम्युनिकेट, टू स्पीक, बोलना, बताना किसी को। सिग्निफाइज मींस टू कम्युनिकेट और टू स्पीक। विलिंगनेस, विलिंगनेस का मतलब क्या है? चाहत, विश, ख्वाहिश। यस और नो लिखते जाएं। एब्स्टेन का मतलब होता है, लिख रहे हो ना भाई, एब्स्टेन का मतलब है रोकना। सर स्टॉप से ज्यादा अच्छा वर्ड है रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट क्या वर्ड है? ये लॉ का एक अलग वर्ड है पूरा, रिस्ट्रेंट, रोकना। RESTRAINT, रिस्ट्रेंट, रोकना किसी काम से। एसेंट, एक्सेप्टेंस, रजामंदी। एसेंट मींस एक्सेप्टेंस या रजामंदी। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हो? कैसा हो उधर? अच्छा पास हो गया ना? विश यू ऑल द बेस्ट। अभी कौन से पेपर्स दे रहे हो? जी कौन से पेपर्स दे रहे हो? अब टेक्स्ट दिया साथ दिया है। हाँ भाई सुने, अब यार एसेंट मतलब एक्सेप्टेंस या फिर रजामंदी। सच एक्ट और एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस का मतलब भी किसी काम से रोकना है। एब्स्टिनेंस का मतलब भी क्या है? किसी काम से रोकना। अब आप इसे पढ़ने की कोशिश करें पूरी डेफिनेशन को।
अब आपको लगेगा 70%, 60% आपको चीज पता लग रही है। सर ऑप्शंस तो बताया ना। सर ये एक्यूरेट किसी काम से रोकना, एक्यूरेट मीनिंग ये क्या? इसकी एब्सटिनेंस के मतलब कोई जी जी, ये एक्यूरेट ही है, किसी काम से रोकना। किसी काम से रोकना। ठीक है, अब जरा समझते हैं इसको। इस डेफिनेशन को अब पढ़ने का तरीका समझ लें। When one person, जब एक बंदा कम्युनिकेट करे, सुनना जरूरी है, जब एक बंदा कम्युनिकेट करे किसे? दूसरे बंदे को, कहानी रोक देते हैं। इसका मतलब सर लॉ आपको कितनी सिंपल सी बात बता रहा है। When one person signifies to another, इसका मतलब कानून आपसे कह रहा है कि कोई भी बंदा कम्युनिकेशन अपने आप से नहीं कर सकता। आप बोलेगा भाई इतनी बेसिक बात, ये बताने के लिए, इसके लिए हम लॉ पढ़ने आए थे। ये क्यों बता रहा है भाई? फर्ज करें मैं शीशे के सामने जाऊं और मैं कहूं कि मेरी प्रॉपर्टी 30 लाख रुपए की है, मेरे भाई मैं तुझे 40 लाख रुपए में बेच रहा हूं, क्या तू खरीदेगा? और आप बोलो हाँ, शीशे के सामने। अब आप कानून के पास चले जाएं और बोले सर इस बंदे ने मुझसे प्रॉपर्टी खरीदने का वादा किया और अब ये खरीद नहीं रहा, मेरा 10 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, अब मुझे 10 लाख रुपए निकाल के दे दो। भाई ये तो आप ऐसे सोच रहे ना कि नहीं, लेकिन लोग तो कुछ भी सोच सकेंगे। जहां पर बीच में कोई भी मसला होगा तो लोग तो कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे फ्रॉड करने का। तो इसी वजह से कानून ने इतनी बेसिक बात क्या कर दी कि कोई भी बंदा कभी भी ऑफर अपने आप को नहीं कर सकता। हमेशा ऑफर करने के लिए क्या होना चाहिए? एटलीस्ट दूसरा बंदा, एक या एक से ज्यादा लोग होंगे। यस और नो? तो ऑफर में कम से कम कितने लोग होने चाहिए? एटलीस्ट 2%। तो हमें एक बात क्या निकल के आ गई? हमें एक बात क्या पता लग गई कि यहां पे क्या होगा? एटलीस्ट 2%। और वो दो कौन से? एक ऑफरर और दूसरा ऑफरी। ठीक है। When one person signifies to another, भैया एक बंदा दूसरे बंदे को क्या कर रहा है? कम्युनिकेट। क्या कम्युनिकेट कर रहा है? अपनी चाहत। किस बात की चाहत? किसी एक्ट के करने की, किसी काम के करने की। अब आप इस एग्जाम्पल को देखें। एक बंदा, प्लीज मेक श्योर करें आप यहां पे देख रहे हैं, एक बंदा मिस्टर ए सिग्निफाइज टू मिस्टर बी। क्या क्या करना चाहता है? अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा है। मैं अपनी कार आपको बेचना चाहता हूं, ये इसका एक्ट है। सेल इज एन एक्ट। मैं ये काम करना चाहता हूं, मैं आपको अपनी कार बेचना चाहता हूं। कौन कह रहा है? ए कह रहा है। His willingness to do, एक्सटेंड क्या है? अभी इस पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। willingness to do from doing anything, कोई भी चीज हो सकती है। हमने यहां पे क्या रखी है? कार, स्टेशनरी, वेयरहाउस, प्रॉपर्टी, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। अब जरा पढ़िएगा, अब ये जो कॉमा है ना, यहां पर जहां लॉ स्टॉप कर रहा होता है, इसका मतलब होता है कि भैया हम यहां पे रुके हैं, हम यहां पे स्टे किए हैं, हम अब आपको रीजन बताएंगे कि ये बंदा कह रहा है कि मैं आपको कार बेचना चाहता हूं, तो ये बोलेगा ना भाई मेरे को क्यों बेचना चाहता है? मैं ही क्यों? क्या वजह है? मुझे क्यों बेच रहे हो? भाई मैं आपसे कहूं मैं बिजनेस लॉ पढ़ाना चाहता हूं, आप क्या बोलोगे? हमें ही क्यों? क्या सुनो? तो रीजनिंग भी तो साथ में बताई जाएगी ना। तो अब यहां पर ए बी को रीजन बता रहा है कि मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूं, तो ऑफर करने का मेरा ऑब्जेक्टिव या मेरा मकसद क्या है? कॉमा आपको क्या बता रहा है?
रीजनिंग या मकसद बता रहा है कि ए बी को कम्युनिकेट कर क्यों रहा है। अब जरा पढ़ते हैं। विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग, मेरा मकसद है, विद अ व्यू, मेरा मकसद क्या है? टू ऑब्टेन, ऑब्टेन मतलब हासिल करना। क्या हासिल करना है? तुम्हारा मकसद क्या है? मैं हासिल करना चाहता हूं तुम्हारी रजामंदी, तफरीहतन, मस्तियां करने के चक्कर में ऑफर नहीं होती। कानून ऑफर किसे मानता है? बोला अरे मैंने मजाक कर, मजाक कर रही है। अबे मजाक कुछ नहीं है, कानून में मजाक कुछ नहीं है। हर चीज का एक ऑब्जेक्टिव है, हर चीज का एक पर्पस है, और इसका पर्पस क्या है? विद अ व्यू, मेरा मकसद है कि हासिल करूं क्या? आपकी रजामंदी। किस चीज के लिए? कोई भी एक्ट। यहां पे क्या है? कार बेचना, ये हमारा एक्ट है। एब्सटेंस क्वेश्चन मार्क, अभी नहीं बता। अब आप पढ़ें। ए सिग्निफाइज कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है बी को कार बेचने के लिए, और चाहता क्या है बी से? कि बी क्या करे? एक्सेप्टेंस दे, अपनी रजामंदी दे। इस वजह से हम आपको ऑफर कर रहे हैं। अब समझ आ रही है? यस और नो? अब आप अपने पास इसको अपने अल्फाजों में लिखें। सर अपने अल्फाजों का मतलब इंग्लिश में, उर्दू में, मेमनी सिदाई किस में लिखूं? जिसमें आपका दिल चाहे। आपको सिर्फ अपनी समझ के लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग वाली लैंग्वेज में लिखने, बस रोमन वोमन जिसमें लिखना चाहते हैं लिखें। ठीक है, लिखें जरूर। बस एक दूसरे से कम्युनिकेट करके थोड़ी तू किस में लिख रहा है जानी, अपना। क्या पूछना है मुझसे पूछना है, कोई मसला नहीं है। सर क्लास में हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या नहीं? ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है कि सर क्या हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं या नहीं? आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन इसका एक तरीका होगा। वो तरीका ये होगा कि जब टॉपिक चल रहा होगा तो उस वक्त आप बीच में नहीं पूछेंगे, आप इंतजार करेंगे इस टॉपिक के एंड होने का। सर एंड अगर 4 दिन बाद होगा तो 4 दिन तक नहीं, आप उस क्लास के फिर एंड होने का इंतजार करेंगे, वरना छोटी छोटी चीजें होंगी ना, तो जैसे ही वो छोटी बात खत्म हो जाए आप सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन इफ एंड बट वाले सवाल नहीं पूछिएगा बहुत। अगर इसने ऐसा किया तो उसका ये हो गया तो इसकी मम्मी क्या बोलेगी, अरे ऐसे बिल्कुल सवाल नहीं पूछना जिसका आपको भी पता हो एग्जामिनर के इसको आपके कॉन्सेप्ट ये वाले पूछने ही नहीं है। अगर मगर लगा 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 के ऐसा गोल कर दो कि लगे कि आप रोहित शेट्टी हो, मतलब आप कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं हो, तो आप ऐसे ऐसे सवाल बना के पूछने की कोशिश नहीं करना। पूछ लोगे मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन टाइम हमारा जाया हो सकता है। सर सवाल पूछ सकते हैं? द आंसर इज यस, पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका क्या है? ऐसे ही मुंह खोल के सवाल नहीं पूछना। रेज योर हैंड। आपको इसके बाद आवाज नहीं लगानी, बोला सीटी मार दूं इसके बाद नहीं, आप सिर्फ अपना हैंड रेज करें, मैं देख लूंगा, फिर आप सही हो जाइएगा। मैं आपसे खुद ही कहूंगा जी पूछें। सर आजू बाजू वाले से पूछ लूं सवाल,
मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं, बाजू वाले ज्यादा होशियार है, उनसे पूछ लो। नहीं, आप सारे सवाल मुझसे ही पूछेंगे। आपको किसी को भी तंग नहीं करना, कोई आपकी वजह से तंग नहीं होगा, आप किसी की वजह से तंग नहीं होंगे। सारे सवाल आप लोग मुझसे करेंगे। मैं आपको फैसिलिटेट करने के लिए आया हूं, मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है, डन? सवाल पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं या नहीं? पूछ सकते हैं। कैसे? हैंड रेस करेंगे और बस मैं जैसे ही आपको लगे मैंने देख लिया है, आप सही हो जाना। चले जी, अब यार एग्जाम्पल ऑफ एब्स्टिन। अब सर एब्स्टिनेंस की एग्जाम्पल क्या हो सकती है? आपने कभी देखा होगा, आपकी अम्मी आपसे कहती हैं अगर आज तू दोस्तों में नहीं जाएगा तो मैं तुझे 5,000 रुपए दूंगी। 5,000 कब मिलेंगे? दोस्तों में नहीं जाने पर। क्या मैं ये कह सकता हूं कि अम्मी एक्चुअली आपको ऑफर कर रही है किसी काम से? हाँ, रोकने के लिए। लालच। हाँ, अगर तू सिगरेट छोड़ देगा तो मैं तेरे पॉकेट मनी में 3,000 रुपए और ज्यादा कर दूंगी। क्या ये ऑफर किस बात की? किसी काम से रोकने की ऑफर। इसका मतलब किसी काम के करने की तो ऑफर होती है। भैया मैं इत्तर बेच रहा हूं, खरीदोगे? व्हाट इज दिस? किसी काम के करने की ऑफर। तुम ये नहीं करोगे तो मैं ये करूंगा। किसी काम से रोकने की ऑफर। अब सर इसकी एक एग्जांपल सुने। एक बंदा है हमारे पास, इसे हम कहते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है? उधार देने वाला शख्स। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है क्रेडिटर कौन और डेटर कौन। हमेशा जो भी चीज आपको कंफ्यूज कर रही होगी तो आप दोनों चीजों को एक साथ समझने की, सुनने की कोशिश नहीं करेंगे। आप सिर्फ एक चीज को समझिएगा, क्रेडिटर मतलब उधार देने वाला, बस। तो आपको यही पता होना चाहिए। डेटर आपको खुद याद रहेगा, बोला मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नाम नहीं लिया। यस और नो? तो एक ही वर्ड याद रखेंगे, एक ही वर्ड को आपको याद रखना है, दूसरा आपको खुद वर्ड याद रह जाएगा। क्रेडिटर, रोमियो एंड जूलियट। अगर आपको पता हो रोमियो कौन है, लड़का है या लड़की, तो फिर आपको जूलियट को याद रखने की जरूरत नहीं, आपको खुद ही पता होगा वो कौन है। राम लीला, राम और लीला आपको खुद पता लग जाएगी। तो हमेशा जो वर्ड्स आपको कंफ्यूज करते हैं ना, कि भाई ये क्या होगा, ये क्या होगा, एक को बस भरपूर दिमाग में रखें, दूसरी बात आपको खुद याद रहेगी। क्रेडिटर मतलब उधार देने वाला, डेटर जिसको उधार दिया जा रहा है। लेकिन आप क्या याद रखेंगे? क्रेडिटर, उधार देने वाले को। अब हुआ ऐसा, क्रेडिटर भैया ने क्रेडिट दिया। व्हाट इज दिस? दैट इज कम्युनिकेशन, उधार देना। क्रेडिटर भैया ने क्रेडिट दिया ₹500,000 का मिस्टर डी को। मिस्टर डी दैट इज डेटर। अब मिस्टर डी ने क्या बोला? मिस्टर डी ने कहा कि मैं आपको आफ्टर 3 months आपके पैसे क्या कर दूंगा? रिटर्न कर दूंगा। सर 3 महीने कंप्लीट हो गए। जब 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो सर ये जो डेटर भैया है इसको इसके पैसे वापस करने थे। 3 महीने के बाद इसने वापस किए नहीं। तो हुआ ऐसा कि सर क्रेडिटर भैया ने डेटर भैया से कहा मैं आप पर स्यू कर दूंगा। स्यू मतलब केस फाइल कर दूंगा मैं आप पे। यस और नो? देख नहीं रहा ना, यहां जाना। ये मैंने यार जानबूझ के ऊपर रखवा दिया। आप भी आ जाओ ना, देखिएगा थोड़ी देर बाद आ जाएगा ये भी। यहाँ ये नहीं दिख रहा।
अब यार, अब इसने क्या कहा, मैं तुम पे केस कर दूंगा। डी ने कहा सर अगर आप मुझ पे केस कर देंगे तो मेरी गुडविल, कौन कह रहा है, मिस्टर डी कह रहे हैं सर मेरी गुडविल, मेरी रेप्यूटेशन, मेरी पीआर खराब हो जाएगी, हाँ या ना? कौन कह रहा है, मिस्टर डी। इसने कहा नहीं मैं तो केस करूंगा। मिस्टर डी ने कहा सर मैं आपको एडिशनल 1 लाख रुपीस पे करूंगा, एडिशनल पेमेंट ऑफ 100,000 मैं आपको पे करूंगा अगर आप मुझ पर केस ना फाइल करें तो। कितने टाइम तक, मजीद 2 महीनों तक। 2 महीने का ऑर्डर अगर आपने टाइम दे दिया, मैं आपको एडिशनल 1 लाख रुपीस दूंगा। क्यों? अगर आप केस फाइल ना करें। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये एक्चुअली मिस्टर डी ने मिस्टर सी को ऑफर की है किसी काम से, एग्री करते हैं या नहीं? मिस्टर डी यहां पे क्या कर रहे हैं, मिस्टर सी को किसी काम से रोकने की ऑफर कर रहे हैं। और ये ऑफर क्या है कि अगर आप मुझ पे केस नहीं करोगे तो मैं आपको 5 लाख नहीं पे करूंगा, मैं आपको 6 लाख रुपए पे करूंगा। यस और नो? लिखें अपने पास। डन। ऑफर की डेफिनेशन देखें, वो समझ आ रही है आपको? कभी भी ऑफर अपने आप को लिखी हुई है, ये बात आपकी किताब में भी लिखी हुई है ये बात। कोई भी शख्स अपने आप को ऑफर, इसके लिए हमेशा एटलीस्ट 2% होने चाहिए। इसके लिए हमेशा कितने बंदे होने चाहिए, एटलीस्ट 2% होने चाहिए। यस और नो? फिर ऑफर जो है वो किसी काम के करने की भी हो सकती है, किसी काम से रोकने की भी हो सकती है। यस और नो? ऑफर करने का कोई मकसद भी होता है, और वो मकसद क्या होता है, सामने वाले शख्स की एक्सेप्टेंस हासिल करना। याद हो गई डेफिनेशन? पक्की बात है। अब आप अपने पास लिखे हैं टाइप्स ऑफ एन ऑफर। टाइप्स ऑफ एन ऑफर। नंबर 1, सर टाइप्स मतलब क्लासिफिकेशन, टाइप्स मतलब काइंड्स या इकसाम, ठीक है। अब यार सबसे पहला है, इसे हम कहते हैं एक्सप्रेस ऑफर। आप लोग सुबह से आए हुए, ये आप लोगों, ये कितने, ये सब पहली अटेम्प्ट वाले लोग बैठे हैं? कितने ऐसे हैं जिन्होंने पहले कोई अटेम्प्ट दी है? लॉर्ड, बिल्कुल रूखे लोग, अभी जिंदगी एंजॉय ही नहीं की किसी की। अच्छा, और उससे पहले ही हाथ टूट गए। अच्छा, ये सबकी कैफ की पहली अटेम्प्ट होगी, और ये सब कैफ 4 के साथ और कौन से पेपर्स दे रहे हैं? ये 1 2 वाले साथ में कितने लोग हैं? कैफ 1 4 1 और 2। अच्छा, और अच्छा ये भी सही है, सही है, अनडिसाइडेड भी है। कैफ 4 के साथ कितने लोग सिर्फ 2 वाले हैं? मतलब सारे 3 पेपर दे रहे हैं, 2 पेपर्स भी दे रहे हैं। कौन से हैं वो? 1 and 4, ये वाले भी हैं। सही, चलो भाई, विश यू ऑल द बेस्ट। मतलब सही है ना यार, आपकी सीए की जर्नी प्रॉपरली इंशाल्लाह स्टार्ट होने जा रही है, तो अच्छा ही होगा। वाह, बस आप मिल लिए ना हमसे। ओके जी, अब एक्सप्रेस ऑफर। सर एक्सप्रेस ऑफर कौन सी है? एक ऐसी ऑफर जो कि इन वर्ड्स हो या इन राइटिंग हो, उस ऑफर को हम कहते हैं एक्सप्रेस ऑफर। ऑफर
which is in words or in writing, ऐसी ऑफर को हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेस ऑफर। सर मैं समझा नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं मेरे पास अमरूद रखे हैं, मैं आपको अमरूद बेचना चाहता हूं, इज दिस अ वैलिड ऑफर? ऑफर तो है। ऑफर तो है, हाँ या ना? मैं आपको अमरूद बेचना चाहता हूं, सर ये ऑफर कौन सी है? एक्सप्रेस ऑफर। लेकिन इन वर्ड्स है या इन राइटिंग है? इन वर्ड्स है। सर मैं आपको एक लेटर लिखकर दे रहा हूं कि मैं आपको अमरूद बेचना चाहता हूं, व्हाट इज दिस? इन राइटिंग। ये भी एक्सप्रेस ऑफर है। सर लेकिन अगर डिजिटली इस ऑफर को हम कन्वर्ट कर दें, क्या तब भी ये एक्सप्रेस ऑफर ही कहलाती है? जैसे कि मैं आपको कॉल करूं, मैं कहूं यार मेरे पास अमरूद रखे हुए, अमरूद खरीदोगे? व्हाट इज दिस? ये भी एक्सप्रेस ऑफर। सर मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज लिख के दूं, मैं आपको ईमेल करके दूं, यस और नो? तो ये तमाम की तमाम चीजें भी किसके अंदर आ जाती हैं? एक्सप्रेस ऑफर के अंदर। लिख लें अपने पास। फेस टू फेस कम्युनिकेशन, टेलीफोनिक खिताब, या फिर डिजिटली व्हाट्सएप के जरिए मैं आपको लिख कर दूं, मैं आपको इंस्टाग्राम पे मैसेंजर के जरिए लिख कर दूं, ये सब कुछ आपको क्या कहलाता है? एक्सप्रेस ऑफर। ठीक है? देन वी हैव भाई, यहां सिर्फ बात पता है कितने लोग कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि उसी में तो पैसे नहीं है बात करने के। तू काहे को बात कर रहा भाई? कर मुफ्त में ना पैसे मिल रहे ना, लोग बोला वैसे ही बात करते हैं यार। पैसे देके करता है। ये देख, पैसे दे के बात करनी यार इसको, हाँ ना यार? और ये भाई तूने मेरी शक्ल देखने के लगता है पैसे दिए। अगर इतने पैसे मेरी शक्ल देखने के दिए तो ज्यादा दे दिए, इतने बनते नहीं है भाई। इम्प्लाइड ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर। सर इम्प्लाइड ऑफर किसे कहते हैं? हाँ वेरी गुड, हाउ डू यू नो? हैं, शाबाश, हमने पहले से ही पढ़ना शुरू कर दिया, मतलब ऑनलाइन भी मुझे ही देख रहे हो। इम्प्लाइड ऑफर क्या है? विच इज नीदर इन वर्ड्स नॉर इन राइटिंग। एक ऐसी ऑफर जो ना वर्ड्स में है ना राइटिंग में है, ऐसी ऑफर को हम क्या कहते हैं? इम्प्लाइड ऑफर। विच इज नीदर इन वर्ड्स, शुक्रिया भाई, विच इज नीदर इन वर्ड्स नॉर इन राइटिंग, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इम्प्लाइड ऑफर। सर तो ये पता कैसे लगती है कि ये ऑफर है? ना ये ऑफर वर्ड्स में है ना ये ऑफर राइटिंग में है, ये पता लगती है आपके एक्शन से। कैसे पता लगती है? कंडक्ट ऑफ पार्टी से या एक्शन ऑफ पार्टी से। लिखें कैसे पता लगेगी ये ऑफर? कंडक्ट ऑफ पार्टी या एक्शन ऑफ पार्टी और अपीयरेंस ऑफ पार्टी। पार्टी की अपीयरेंस से भी पता लगती है कि ये ऑफर है या नहीं है। सर ये ऐसी कौन सी ऑफर होती है जो ना बोली जाए ना लिखी जाए, उसके बावजूद भी पता लग जाए कि ये ऑफर है? अब जरा समझ लें यार, आप में से कुछ लोग हो सकता है मुझे बाई फेस ना जानते हो। अब मैं यहां से एंटर हुआ और एंटर होकर मैं यहां पे आके बैठ गया। आपको मेरे ये एंटर होने से क्या पता लग रहा है? टीचर यही है। अगर मैं उठ के यहां पे आके बैठ जाता
इतना तो आप इतने हैवी वेट पे नहीं आ रहे स्टूडेंट। अच्छा अब मतलब भैया आ भी तो सकते हैं ना, तो अब आपको क्या लगता है, बोला यार ये स्टूडेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ना आपको मैंने बोल के बताया कि मैं टीचर हूं, ना मैंने लिख के बताया मैं टीचर हूं, लेकिन आपको बगैर बोले मेरे एक्शन से पता लग गया कि यार टीचर यही होगा। कैसे नो? इसी तरह यहां पर बहुत सारे लोग हैं, बैठे हुए भी थे, वहां बैठे हुए, एक बंदा यहां पर अटेंडेंस मार्क कर रहा था। आप लोगों को पता लग गया, बोला रुकना इसी के पास है, इसने कोई बोर्ड लगाया मेरे पर रुकना, सब आगे रुक रहे हैं उसके पास। इसका मतलब ना बोल के बता रहे हैं, ना इसने लिख के बताया था किसी को, इसकी कंडक्ट से पता लग रहा है कि सर ये बंदा ऑफर कर रहा है। पुलिस वाले रोड पे हो और वो आपको रोक लें, आप रुकेंगे या नहीं रुकेंगे? कैसे पता लग रहा है रुकना है? उसकी अपीयरेंस से वो इशारा ना भी करे ना, लेकिन अगर वो सामने आ जाए ना यूं, आगे गाय बोले यूं आ गए, इसका मतलब रुक जा। कोई और होगा तो आप क्या करेंगे? क्या सुनो, क्योंकि हर बैरियर, आने वाला बैरियर, उसे आप क्या करेंगे? हटा देंगे। तो सीए करने आए तो आपकी जिंदगी में जितने बैरियर्स आएंगे वो सारे बैरियर्स आप क्या करते जाएंगे? हटाते जाएंगे, और किसी बैरियर के चक्कर में फंसेंगे नहीं। समझ आ रही है ना? वेरी गुड, बहुत ही फोकस्ड लोग हैं यहां। तो हम क्या करते जाएंगे सर? हम ये करते जाएंगे कि वो जो पुलिस वाला है हम खुद ही रुक जाएंगे। सर क्यों रुके आप? उसकी अपीयरेंस से पता लग रहा है कि सर ये एम्प्लॉयड ऑफर कर रहा है। W11 बस जा रही है, ये बस जाते हुए ना आपको बताते हुए जा रही है, मैं आपके लिए जा रही हूं, मैं आपके लिए जा रही हूं। आपको अच्छा लग रहा हो तो हमें रोक लेना। इसका मतलब ये क्या है? इम्प्लाइड ऑफर। व्हाट इज दिस? इम्प्लाइड ऑफर। अगली बात समझ, लिख लें अपने पास। इम्प्लाइड ऑफर क्या होती है? जो ना लिखी हुई हो ना बोली हुई हो, लेकिन वो कंडक्ट से, वो एक्शन से, या वो अपीयरेंस से पता लग जाएगी सामने वाले शख्स की। जी, बस का कंडक्टर एक्सप्रेस ऑफर भी तो करता अगर नहीं बोल रहा है ही नहीं, चुप खामोश है, गूंगा है। अब लाल बस जो है, ग्रीन बस जो है, उसमें तो कोई नहीं आवाजें लगा रहा ना, सीटी मार के डबल है करके, नहीं ना जी। बस वाले केस में तो हम भी तो ऑफर कर रहे हैं। चल तेरे को तो माफ है क्योंकि तेरा एक हाथ टूटा हुआ है, तो वरना ऐसे पूछना था, ठीक है ना, अदबन। हाँ सर बस वाले को हम भी तो ऑफर कर रहे हैं। हाँ, तू क्या ऑफर कर रहा है? नहीं, तुम क्या ऑफर कर रहे हो उसको? बेटा सीधे खड़े रहना था बस ऐसे। आप क्या ऑफर कर रहे थे? अच्छा, आप अगर रोक रहे हैं तो वो आप उसे ही क्यों रोक रहे हैं? आप किसी प्राइवेट कार को रोक लेते ना भाई, आप उसी को क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि वो ऑफर करते हुए जा रहा है। प्राइवेट कार को क्यों नहीं रोक रहे? क्योंकि वो ऑफर ही नहीं कर रही। अरे बस भाई, फर्ज करें आप सिग्नल पे खड़े हुए, मैं कार लेकर आऊं, आपके पास रोक दूं, व्हाट इज दिस? व्हाट आई एम डूइंग? ऑफर। अच्छा लग रहा है तो बैठ जाओ। आई नहीं समझ? इंप्लाइड ऑफर पता लगता है क्या? तो इंप्लाइड ऑफर ना वर्ड्स में है ना राइटिंग में है। कैसे पता लग रही है ये ऑफर है? एक्शन से, या कंडक्ट ऑफ पार्टी से, या उसकी अपीयरेंस से भी पता लगती है कि ये ऑफर है। आपको कैसे पता लगता है कोई बंदा डॉक्टर है? उसके लैब कोट से, उसके स्टेथोस्कोप से आपको पता है, बोले ये बंदा डॉक्टर है। हालांकि वो ना भी हो तब भी आप यकीन कर लेते हैं।
बोला डॉक्टर साहब इलाज कर दो, वो ना भी हो तब भी आप यकीन कर लेंगे। कैसे नो? इसी तरह से आपको कैसे पता लगता है ये बंदा लॉयर है? काला बोला। हाँ, उसकी अपीयरेंस से आपको पता लग जाता है, उसके ड्रेस कोड से आपको पता लग जाता है यार ये बंदा लॉयर है। बात समझ आ रही है? तो अक्सर व बेशतर आपको ऑफर सामने वाला शख्स कैसे कर देता है? अपनी अपीयरेंस से। डन? तो दो किस्म की ऑफर पता लगी, वन इज एक्सप्रेस ऑफर एंड अदर वन इज एम्प्लॉयड ऑफर। सर मुझे एग्जाम के अंदर क्या एग्जाम्पल्स लिखने की जरूरत है? ये वो सवाल है जो लोग मुझसे आखिरी रात को भी पूछ रहे होते हैं, आखिरी रात पेपर से पहले वाली। अब लोग मुझसे पेपर से पहले क्या पूछे, बोले एग्जाम्पल लिखूं कि नहीं लिखूं? भैया आपको एग्जाम्पल्स लिखने की जरूरत नहीं है। तो सर आप इतनी एग्जाम्पल्स बता रहे हैं क्योंकि सिनेरियो बेस्ड पेपर बहुत ज्यादा आता है आपका। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सिनेरियोज हैं छोटे छोटे, ये सिनेरियोज को हम इतना ज्यादा एक्सटेंड कर देंगे कि आपको पूरी पूरी कहानी समझ आती जाएगी। समझ आ रही है? तो लिख लें अपने पास, एग्जाम्पल्स नहीं लिखनी अनटिल एंड अनलेस आपका एग्जामिनर आपको एग्जाम्पल लिखने को बोले ना, या इलस्ट्रेट करके वर्ड बोले ना, तब तक आप एग्जाम्पल लिखेंगे नहीं। समझ आ रही बात? एक बार एग्जामिनर ने ऐसा वर्ड यूज किया है तो आपको एग्जाम्पल लिखनी थी, एग्जाम्पल के थ्रू समझाना था फिर उस कॉन्सेप्ट को, अदरवाइज आपको एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है। जी भाई, तीसरी चीज दैट इज स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर का मतलब क्या है? स्पेसिफिक ऑफर का मतलब क्या है? एक ऐसी ऑफर जो स्पेसिफिक बंदे के लिए हो। स्पेसिफिक मतलब खास, स्पेसिफिक के मतलब लिख लें, सर्टेन स्पेसिफिक कहते हैं, सर्टेन को स्पेसिफिक कहते हैं एग्जैक्ट को। स्पेसिफिक मींस सर्टेन या एग्जैक्ट या एब्सोल्यूट, या एब्सोल्यूट। सर्टेन का मतलब पता है ना? यकीनी। सर्टेन मींस यकीनी, एग्जैक्ट किसी चीज का, उसे हम कहते हैं सर्टेन। अब सर स्पेसिफिक ऑफर का मतलब क्या है? एक ऐसी ऑफर जो किसी खास बंदे के लिए हो, किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए हो, किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए हो, किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्संस के लिए हो, किसी स्पेसिफिक रिलीजियन के लिए हो, किसी स्पेसिफिक क्लास के लिए हो, वो सब कुछ क्या कहलाता है आपका? स्पेसिफिक ऑफर। यस और नो? स्पेसिफिक ऑफर क्या है? ऐसी ऑफर जो कि स्पेसिफिक इंडिविजुअल, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्संस, स्पेसिफिक कम्युनिटी, स्पेसिफिक क्लास, स्पेसिफिक रिलीजन, इनके लिए जो ऑफर होती है वो कौन सी कहलाती है? स्पेसिफिक ऑफर। अब मैं अभी अनाउंस करूं, जितने लोगों ने पीआरसी का पेपर दे दिया उन सबको आज क्लास के बाद, आप लोगों को ऑफर, उन सबको आज क्लास के बाद खाना खिलाएंगे। वेरी गुड, भूख है आगे बहुत। अब आप जरा ये सोचें, ये ऑफर सिर्फ आपने सुनी, हो सकता है बाहर एक बंदा घूम रहा है जिसको इस बार कैफोर का पेपर ही नहीं देना, हो सकता है उसने भी तो सुनी हो।
तो क्या सर जब हम जा रहे होंगे तो वो आ सकता है? अगर पीआरसी क्लियर किया हुआ है तो आ सकते हैं। ऑफर किसके लिए थी? आपके लिए। तो एक्सेप्ट भी कौन कर सकता है? सिर्फ आप। स्पेसिफिक ऑफर समझ आ रही है? नहीं समझे? मिस्टर ए ने मिस बी से कहा मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। वहां पर मिस बी की दोस्त भी बैठी है। क्या मिस बी की दोस्त बोल सकती है मैं कर लूं, यानी मैं एक्सेप्ट कर रही हूं? तो आप क्या बोलेंगे? भैया ऑफर आपके लिए नहीं थी। तो स्पेसिफिक ऑफर की एक्चुअल चीज क्या है? जिस शख्स के लिए ऑफर होगी एक्सेप्टेंस सिर्फ और सिर्फ वो ही दे सकता है, उसके अलावा कोई और एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। एग्री करते हैं? हाँ या ना? अगर ऑफर आपके लिए है तो एक्सेप्टेंस आप ही दे सकते हैं, आपके अलावा कोई और एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। आई बात समझ? मैं आपसे ये कहूं कि यार आपको कोई भी चीज पूछनी हो, आप घर पे पहुंच गए, आप घर पे पहुंच के भी कोई चीज पूछना चाहते हैं, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ये ऑफर क्या है? स्पेसिफिक ऑफर। तो कोई और बंदा मुझे मैसेज करेगा, क्या मैं जवाब दे दूं? नहीं। बात समझ आ रही है? डन। लिख लें अपने पास स्पेसिफिक ऑफर क्या है। एक्सप्रेस ऑफर भी कहला सकते हैं वर्ड्स में। कौन देंगे? सर कोई भी ऑफर इन दो चीजों में से होगी। वन इज एक्सप्रेस ऑफर या फिर इंप्लाइड ऑफर। हर ऑफर जो है या तो वो कौन सी होगी या वो कौन सी होगी? इंप्लाइड। यानी हर ऑफर के अंदर इन दो में से कोई एक चीज तो होगी होगी। आ रही है यहां तक बात समझ? तो सर स्पेसिफिक ऑफर एक्सप्रेस हो सकती है? हो सकती है। स्पेसिफिक ऑफर इंप्लाइड हो सकती है? हो सकती है। हेलो, एग्री कर रहे हो या नहीं? स्पेसिफिक ऑफर एक्सप्रेस हो सकती है? स्पेसिफिक ऑफर इंप्लाइड हो सकती है? हो सकती है। लिखें शाबाश। क्लास कब एंड हुई थी? नहीं, वो वाली, इससे पहले वाली 2:30 बजे। पर पौने 3 बजे। तो स्पेसिफिक ऑफर कौन सी होती है? एक ऐसी ऑफर जो कि स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए हो, स्पेसिफिक कम्युनिटी। अगर ऐसा लिखा हो कहीं पर किसी रेस्टोरेंट में कि यहाँ पर 30% ऑफ है मेमन कम्युनिटी के लिए, तो ये क्या कहलाएगा? अब आप बोलो मेरे को भी 30% ऑफ दे दो, तो आपको मिलेगा? नहीं। क्यों? आप मेमन अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। आगे बात समझ? झूठ बोल लेंगे। सही बात है। समझ आ रही बात? अब आप लिखें अपने पास जर्नल ऑफर। जर्नल, GENERAL। जनरल ऑफर। सर ये ऑफर कौन सी होती है? ऑफर विच इज फॉर द वर्ल्ड एट लार्ज। ऑफर विच इज फॉर वर्ल्ड एट लार्ज, जो बहुत सारे लोगों के लिए हो, सबके लिए ऑफर जो हो ना, वो ऑफर कौन सी कहलाती है? जर्नल ऑफर। हाँ, एक ऐसी ऑफर जो सबके लिए हो, वो ऑफर आपकी कौन सी कहलाती है? जर्नल ऑफर। अब यार
सर जर्नल ऑफर कौन सी हो सकती है? सेल लग गई। जैसे कि सर वो ऑफर एक्सप्रेस होगी या इम्प्लाइड होगी? वो भी कोई सी भी हो सकती है, वो भी कोई सी भी हो सकती है। जैसे कि सर मैं आपसे ये कह दूं कि अगर हम कोई जूसेस बेच रहे हैं तो वो क्या है? जर्नल ऑफर है, सबके लिए ऑफर है। अगर कोई सी भी ऑफर है दैट इज 10% ऑफ, व्हाट इज दिस? जर्नल ऑफर। एक कंपनी, आप लोग लिख रहे हैं ना एग्जांपल्स, या खाली बस एंजॉय कर रहे हैं? सिनेमा नहीं। हाँ किताबी हाशमी को बोला सही लग रहा है भाई, लिखना है। हाँ हाशमी ग्रुप ऑफ कंपनी, पढ़ बेटा। हाँ जिंदगी से निकल बाहर। अब यार एक कंपनी है, कंपनी अपने शेयर बेच रही है, आपको बेच रही है, इसको बेच रही है, इसको सबको। तो इसका मतलब ये क्या है? जर्नल ऑफर है। यस और नो? लिखिएगा शाबाश। समझ आ गई? डन। एक और ऑफर लिख लें अपने पास, इसे हम कहते हैं काउंटर ऑफर। कौन सी ऑफर? काउंटर का मतलब क्या होता है? सामने से अगेंस्ट, अगेंस्ट ऑफर, अगेंस्ट ऑफर, ऑफर के बदले में ऑफर। कैसे नो? हम कहते हैं ना रिस्पेक्ट के बदले में रिस्पेक्ट। क्या था, तुम मुझे एटीट्यूड दिखाओगे मैं माफ नहीं करूंगा, तुम गोली मार दो माफ कर दो। मतलब एटीट्यूड दिखाओगे तो मैं एटीट्यूड दिखाऊंगा साहिर भाई के हिसाब से। साहिर भाई, अब आप जरा समझे सर, काउंटर ऑफर का मतलब क्या है कि आपने कोई ऑफर दी, सामने वाला शख्स आपकी ही ऑफर के ऊपर ऑफर दे दे, इसे हम क्या कहेंगे? काउंटर ऑफर। क्या कहेंगे? काउंटर ऑफर। यस और नो? अब जरा समझते हैं सर, ऑफर के बदले में ऑफर कैसे हो सकती है? मैंने आपसे कहा मेरे पास ये ग्लास है, ये ग्लास मैं आपको बेचना चाहता हूं। कितने का? 100 रुपए का। आपने मुझसे कहा सर ये ग्लास मैं आपसे 40 रुपए का खरीदना चाहता हूं। मैंने आपको ऑफर दी, आपने मेरी ऑफर के ऊपर एक और ऑफर दी और मेरी दी हुई ऑफर को आपने रिजेक्ट कर दिया। हाँ है ना? आपने मेरी ऑफर के ऊपर एक और ऑफर दे दी और आपने मेरी दी हुई ऑफर को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। इससे हम क्या कह रहे हैं? काउंटर ऑफर। तो काउंटर ऑफर किसकी तरफ से हुई है? आपकी तरफ से या मेरी तरफ से? आप लोगों की तरफ से। अब जरा समझिएगा, सुना सर, जो काउंटर ऑफर है ये भी तो एक्चुअली ऑफर ही है। काउंटर ऑफर भी एक्चुअली ऑफर ही है। मैं जब ऑफर कर रहा था तो ऑफरर कौन था? कम ऑन स्पीक इट आउट। मैं कौन था? और आप कौन थे? ऑफरी। अब आप मुझे 40 रुपए में ऑफर कर रहे हैं इसके लिए, क्या मैं ये कह सकता हूं कि अब ऑफरर और ऑफरी बदल गए?
यानी काउंटर ऑफर वो वाहिद ऑफर है कि जिसके अंदर जो ऑफरर होता है वो ऑफरी बन जाता है और ऑफरी ऑफरर बन जाएगा। एग्री करते हैं? हाँ या ना? लिखें अपने पास। सर इसे नेगोशिएशन भी तो एक मिनट ना जानू, मैं नहीं करूं अपनी बात पूरी। तो काउंटर ऑफर क्या है? ऑफर अगेंस्ट ऑफर। काउंटर ऑफर क्या है? रिजेक्शन ऑफ एन ओरिजिनल ऑफर। जो ओरिजिनल ऑफर है आपने उसको रिजेक्ट करके एक अपनी ऑफर दी है। लिख रहे हो ना? सर रिजेक्टेड ऑफर क्या एक्सेप्ट की जा सकती है? नहीं। सुनिएगा, मैं आपको ग्लास कितने का बेच रहा था? आपने कितने की ऑफर की? 40 रुपए की। मैंने बोला यार आपको बेचना ही नहीं है, मैं आपको ये ग्लास नहीं बेचूंगा। हट गई ना यार, अब हमारी अना पे बात आ गई। मैंने आपको क्या बोला? अब ये ग्लास मैं आपको बेचूंगा। कम ऑन, स्पीक इट आउट। ये ग्लास मैं अब आपको बेचूंगा नहीं। अब आपने बोला भैया मार्केट में तो ये वाला ग्लास 150 रुपए का मिल रहा है। आपने क्या कहा? मार्केट में तो ये वाला ग्लास 150 रुपए का मिल रहा है यार, सवाले से कह के ये वाला ग्लास हम 100 रुपए में ही खरीद लेते हैं। आपने मुझसे कहा अरे यार अब आपसे मजाक भी ना करें। आप मुझसे क्या करें? अब आपसे मजाक भी ना करें। तो मैंने कहा मजाक क्या? बोला नहीं वो तो हम ऐसे ही मजाक में बोल लेते हैं, हम आपसे ये वाला ग्लास 100 रुपए में खरीदने को तैयार है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर अब ये ग्लास जो आप मुझे 100 रुपए को खरीदने को तैयार है, अब आप एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे, अब आप ऑफर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब आपकी तरफ से ये एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि रिजेक्ट करने के बाद आप एक्सेप्टेंस नहीं देते, आप एक्चुअली ऑफर देते हैं। तो आपने जब रिजेक्ट किया तो अब आप क्या कर रहे हैं? मुझे ऑफर दे रहे हैं। नाउ द बॉल इज इन माई कोर्ट। अब मेरी मर्जी है, मैं चाहूं तो एक्सेप्ट करूं या चाहूं तो रिजेक्ट कर दूं। यस और नो? अब भैया समझ आ रही बात या नहीं? अब ये भाई ने एक सवाल पूछा और सवाल ये था कि सर क्या मैं काउंटर ऑफर को नेगोशिएशन कह सकता हूं? हाँ कह सकते हैं। जो हम नेगोशिएशन कर रहे होते हैं ये क्या होती है? काउंटर ऑफर। अब सर पहले इतनी सी बातें लिख लो, फिर मैं आपको और मजीद इसके अंदर की चीजें बताता हूं। थके तो नहीं है ना? हाँ वेरी गुड, थके नहीं है। एक और क्लास है इसके बाद। क्या लाशें जाएंगी क्या? फिर कोई बात नहीं, रिवॉर्ड बहुत अच्छा है इंशाल्लाह। रिस्क भी है। हाँ नहीं रिस्क तो नहीं है यार, ये टाइम तुम वैसे वरना जाया कर देते मोबाइल का। कैफ 3 की भी तो क्लास होगी कुछ लोगों की। वो कोई नहीं देता। हैं? आज नहीं है। आज नहीं है? अच्छा कितने लोग हैं कैफ 3 दे रहे हैं? आप लोगों की क्लास कब है? कुछ पता नहीं। ओके चले। अच्छा जवान मोबाइल रख दे बेटा। अभी बताया था ना जितने बैरियर्स आएंगे उन सबको हटा देना। सर वो जी सर सेम ऑफर रिजेक्शन के बाद काउंटर ऑफर हो सकती है। अभी मैंने बात खत्म ही नहीं की।
अभी तो काउंटर ऑफर के बारे में बातें कर रहा हूं, सुनिएगा बात। अब यार सिर्फ काउंटर ऑफर में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? प्राइस में चेंज। मैं कितने का बेच रहा था? आपने कितने की ऑफर लगाई? 40 रुपए की। जब आप मेरी दी हुई प्राइस में चेंज करेंगे तो इसका मतलब आपने क्या कर दिया? काउंटर ऑफर। यस और नो? ये देखिएगा, मैं आपसे कह रहा हूं मैं आपको 500 रुपए के ये 2 मार्कर्स बेच रहा हूं। सुनना, मैंने आपसे क्या कहा? मैं आपको ये 2 मार्कर्स कितने के बेच रहा हूं? 500 रुपए के। आप मुझसे कह रहे हैं सर हम 400 रुपए में खरीदना चाहते हैं। आपने क्या कर दिया? काउंटर ऑफर। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं दूसरी एग्जांपल, पहली पता लग गई, चेंज इन प्राइस। पहली क्या है? चेंज इन प्राइस। दूसरी, मैं आपसे कह रहा हूं मैं आपको ये 2 मार्कर्स बेचना चाहता हूं, 1 ब्लैक एंड 1 ब्लू, 500 रुपए में। अलग अलग खरीदेंगे तो 400 400 800 रुपए हो जाएंगे। एक साथ में आपको 500 रुपए में बेच रहा हूं। आप क्या कह रहे हैं? सर ये ब्लैक कलर ना ब्लू कलर मुझे अच्छा नहीं लगता, अब इसकी जगह भी ब्लैक कलर रख दें, मैं 500 में खरीदने को तैयार हूं। एक मिनट, मैंने ऑफर क्या की थी? कम ऑन स्पीक इट आउट। मैंने ऑफर क्या की? मैं आपको एक ब्लैक और एक ब्लू मार्कर बेच रहा हूं। आप मुझसे क्या कह रहे हैं? सर आप हमें 2 ब्लैक मार्कर दे दें 500 रुपए में। क्या आपने मेरी ऑफर चेंज की या नहीं की? ये क्या कहलाएगा? यस और नो? आप मुझसे क्या कह रहे हैं? सर ये 2 मार्कर्स के साथ आप ये कप फ्री दे देना। क्या ये भी काउंटर ऑफर है या नहीं है? बिल्कुल है। मैंने आपसे लिख रहे हैं ना, एक्स्ट्रा अगर आप कोई चीज भी मांग रहे हैं तो वो भी क्या कहलाएगी? काउंटर ऑफर। सर आप मुझसे कह रहे हैं कि एक काम कर दें, कंपनी कौन सी है? पायलट, शायद डॉलर की है? नहीं पियानो, नहीं गिटार की है। अबे जब बोल रहा हूं मुझे भाई, अब फर्ज कर ले मैं आपसे कह रहा हूं कि यार मैं ये जो आपको मार्कर बेच रहा हूं ये पायलट कंपनी के हैं। आप मुझे क्या कह रहे हैं? सर इसकी जगह डॉलर कंपनी के मार्कर दे दो ना, हाथ क्या हाथ है? इसका मतलब आपने क्या किया? मेरी ऑफर को चेंज कर दिया। मैं आपसे कह रहा हूं भैया मैं आपको ऐसे ही ये मार्कर दे रहा हूं 500 रुपए में। आप क्या कह रहे हैं? सर इसको प्रॉपर्ली पैकिंग करके दो ना हमें। आप मेरी ऑफर को क्या करते जा रहे हैं? चेंज। जब आप मेरी ऑफर को चेंज करेंगे इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? काउंटर ऑफर। समझ में बात या नहीं? जब भी कभी आप मेरी ऑफर को चेंज करेंगे तो वो ऑफर क्या कहलाएगी आपकी? समझ आई बात? लिखे अपने पास। चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्रोडक्ट, चेंज इन कंपनी, चेंज इन पैकेजिंग, कोई भी चेंज क्या कहलाता है? और काउंटर ऑफर में ऑफरर ऑफरी बन जाएगा, ऑफरी। समझ आती है बात या नहीं? आसान हुई बात? सबसे पहले मैंने आपको बताया ये सब्जेक्ट है क्या। इसके अंदर 2 सेक्शंस हैं। एक सेक्शन है आपका सेक्शन ए, दैट इज बिजनेस लॉ। एक आपका सेक्शन बी, दैट इज कंपनी लॉ। बिजनेस लॉ 50 मार्क्स, कंपनी लॉ 50 मार्क्स। बिजनेस लॉ के अंदर 10 एमसीक्यूज, कंपनी लॉ के अंदर पूरा का पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट कैसे करना है? सिर्फ ब्लैक पेन से। ठीक है? ए जानू सुन यार, आपको पूरा पेपर ब्लैक पेन से अटेम्प्ट करना है। दूसरा, सर 10 नंबर के एमसीक्यूज तो बाकी 40 मार्क्स आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के।
सर 10 नंबर के एमसीक्यूज कितने कितने मार्क्स होंगे? एक का भी हो सकता है, 1.5 मार्क्स का भी हो सकता है, बहुत एक आधा चांस है कि वो 2 नंबर का कोई एमसीक्यूज होगा, दोनों में। सर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मैक्सिमम कितने नंबर के हो सकते हैं? मैक्सिमम एक क्वेश्चन का जो पार्ट होगा वो कोई 5 नंबर तक जा सकता है, वरना वो कोशिश क्या करता है, आपको एग्जामिनर की अप्रोच सिखा रहा हूं। एग्जामिनर की अप्रोच क्या है कि वो आपसे एक पार्ट 3 नंबर का पूछेगा, एक पार्ट 2 नंबर का पूछेगा, एक पार्ट 4 नंबर का पूछेगा। अब इसने क्या किया, इसने पूरे 15 चैप्टर्स को किसी ना किसी तरीके से आपसे टेस्ट करना है। तो अगर वो एक ही साथ एक ही टॉपिक में से अगर डायरेक्टली 10 नंबर का एक पार्ट दे दे और 10 नंबर के एमसीक्यूज, तो अब उसके बाद पूछने के लिए बचे कितने? बाकी 14 चैप्टर में से 15 चैप्टर है ना, अगर एक चैप्टर में से आपको 8-10 नंबर का दे दिया तो बाकी 14-15 चैप्टर में उसके बाद कितने मार्क्स बचे? 30 नंबर। तो वो आपकी नॉलेज को टेस्ट ही नहीं कर सका। अब अगर जिस बच्चे ने वो वाला पूरा चैप्टर छोड़ दिया है वो फंस गया, और जिसने वही बहुत अच्छा किया है वो बच गया। अरे बस, तो सेलेक्टिव स्टडी आप नहीं करेंगे। हर क्लास, हर टॉपिक, हर बात, हर चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहिए? एग्री करते हैं? समझ आया? सबसे पहले मैंने आपको 3 वर्ड्स बताए। पहला, कमान स्पीक इट आउट। पहले 3 वर्ड्स बताए। 1 इज प्रॉमिस, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट समझ लेंगे तो हम कहां पे चलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो सबसे पहले हमें क्या समझना था? प्रॉमिस। प्रॉमिस के अंदर कितनी बातें? 2 बातें। कितनी बातें? 2 बातें। 1 इज ऑफर, अदर 1 इज एक्सेप्टेंस। यस और नो? फिर हमने ये बताया कि सर ऑफर और एक्सेप्टेंस, मैंने आपको एग्जांपल बताई, फिर मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई ऑफर और ऑफर के लिहाज से। अब वो डेफिनेशन में हमने क्या बात की थी कि ऑफर क्या होती है? किसी काम के करने की भी होती है और किसी काम से रोकने की भी होती है। सर जो बंदा ऑफर कर रहा होता है वो कौन कहलाता है? ऑफरर। और जिसे की जा रही होती है ऑफरी। या फिर अगर हम इसे प्रपोजल का वर्ड से देखें तो ये क्या कहलाएगा? प्रपोजर और प्रपोजी। और सर अगर इनके बीच में प्रॉमिस हो जाए तो फिर वो बंदा क्या कहलाएगा? प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। और प्रॉमिसी और क्या कहलाता है? एक्सेप्टर भी कहलाता है। ऐसा ही है। फिर मैंने आपको बताया था सर ऑफर करने की वजह क्या होती है, मकसद क्या होता है? सामने वाले शख्स की रजामंदी को हासिल करना। सर ऑफर की कुछ टाइप्स भी होती हैं, बिल्कुल होती हैं। पहला क्या है? एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर कौन सी होती है? एक ऐसी ऑफर जो इन वर्ड्स हो या इन राइटिंग हो। दूसरा इम्प्लाइड ऑफर, जो ना वर्ड्स में हो ना राइटिंग में हो। कैसे पता लगेगा ये ऑफर है? एक्शन से, कंडक्ट से, अपीयरेंस से। यस और नो? फिर आपको तीसरी बात कौन सी बताई? स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर का मतलब क्या? एक ऐसी ऑफर जो कि स्पेसिफिक लोगों के लिए हो। यस और नो? फिर मैंने आपको, अच्छा स्पेसिफिक ऑफर को एक्सेप्ट कौन कर सकता है? सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसके अलावा कोई और एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सर जर्नल ऑफर कोई भी शख्स एक्सेप्ट कर सकता है। यस और नो? अगर सर जर्नल ऑफर को एक्सेप्ट करना है, क्या मैं ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता हूं? आप कोई भी बंदा कर सकता है। और फिर मैंने आपको लास्ट क्या बताया? काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या है? एक ऐसी ऑफर के बदले में ऑफर देना, उसे हम क्या कहते हैं? काउंटर ऑफर। तो काउंटर ऑफर कुछ भी हो सकता है, चेंज इन प्राइस भी हो सकता है, चेंज इन प्रोडक्ट भी हो सकता है, चेंज इन ब्रांड भी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी चेंज, क्वालिटी, क्वांटिटी, कुछ भी आप चेंज कर रहे हैं, इट बिकम्स काउंटर ऑफर। समझ आती बात? सब कुछ समझ आ गया? कोई सवाल पूछना चाहते हैं? नहीं? पक्की बात है? जी भाई। नेगोशिएशन को बोला कि काउंटर ऑफर के नेगोशिएशन के बारे में बताएंगे। काउंटर ऑफर को नेगोशिएशन, हाँ कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वो ही है। अगर आप नेगोशिएशन कर रहे हैं तो वो भी क्या है? काउंटर ऑफर। डन? अब भैया एक चीज सुन लें, और वो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह आप एक ऐसी क्वालिफिकेशन के अंदर हैं जो मिलियंस का सपना होगा कि यार काश हम ये क्वालिफिकेशन हासिल कर सकते हैं। आप एक
ऐसे इदारे में बैठे हैं जो बहुत सारे लोगों का सपना होगा यार काश हम भी यहां से पढ़ सकते हैं। आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जो बहुत सारे लोगों का सपना हो सकता है यार काश हमें इतने रिलैक्सेशन के साथ इस तरह का एनवायरनमेंट मिल जाता तो भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वी ऑल आर सो ब्लेस्ड माशाल्लाह, हर लिहाज से। खाना खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, साफ पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, टेस्ट आ रहा है, सब कुछ स्मेल कर सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इवन आप तरीके से बैठ सकते हैं, बहुत सारे लोग बैठ भी नहीं पा रहे हैं। तो हम हर लिहाज से बहुत ही ब्लेस्ड हैं। तो अगर आप इतने ब्लेस्ड हैं और आप इतने सारे पीआरसी के पेपर्स पास करके यहां पर आए हैं और कोई शख्स आपसे ये कह दे कि यार तुमने जो अब तक पास किया है वो सब कुछ बेकार है, नहीं, आप बहुत ही ब्लेस्ड हैं। बहुत सारे लोग उस इनिशियल स्टेज पे ही क्रॉस नहीं कर सकते, आप तो वहां से क्रॉस करके आए। और थिंकिंग एबिलिटी दुनिया के हर शख्स को बहुत पसंद है, इंसानों को पसंद है, अल्लाह की ज़ात को भी बहुत अच्छा लगता है कि आप थैंकफुल हो। तो वाई नॉट गिविंग थैंक्स टू अल्लाह पाक आफ्टर द एंड ऑफ एवरी क्लास। ठीक है, what you all have to say alhamdulillah after the end of every class। ठीक है जी, come on, say alhamdulillah, say again, stay blessed, खुश रहें, आबाद रहें। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी कल। बिजनेस लॉ सेक्शन ए को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। टिल देन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्लीज बैठ जाओ। ये भाई, हाँ ये मैं आपको बुक आपको यहीं से मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बारे में कब मिलेगी ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है जी। एक पिक्चर ले लेते हैं आप सबके साथ, आप लोग यादगार रहेंगे क्योंकि मेरे पास मेरी हर क्लास की पिक्चर मौजूद होती है, पहली क्लास की। जी भाई पहले पिक्चर ले लें, हैं कोई टेंशन तो नहीं है ना। आ रहे हैं आप लोग? पता नहीं है, मुझे देखते हैं बस। खुश हैं आप लोग? आपको क्या लगता है सर? ये तो आप बताएंगे मुस्कुरा के। चलो जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, खुश रहें, आबाद रहें। इंशाल्लाह ताला हमारी कल मुलाकात होगी। सर क्या आई कैप की बुक फॉलो कर सकते हैं? जी हाँ, आई कैप की बुक ऑब्वियस बात है फॉलो कर सकते हैं। जो मेरी जो बुक होगी वो आई कैप की बुक को ही कंसिडर करके बनाई हुई है, ठीक है भाई। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह की मदद।